गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम अधिगम के बारे में चर्चा करेंगे। अधिगम क्या है, अधिगम का अर्थ क्या होता है, अधिगम की परिभाषा कौन कौन सी है और अधिगम की विशेषताएं व प्रकृति के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सामान्य भाषा में बात करते हैं कि अधिगम क्या है। अधिगम क्या है? तो अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम को हम अधिगम के नाम से भी, सीखने को हम अधिगम के नाम से भी जानते हैं। मतलब सीखने का मतलब होता है अधिगम, अधिगम का अर्थ होता है सीखना। सीखना कहो चाहे अधिगम कहो, एक ही बात भाषा है। मनोवैज्ञानिक भाषा में सीखने को हम अधिगम कहते हैं। ठीक। और सीखने की प्रक्रिया के दो मुख्य विशेषताएं हैं। कौन कौन सी है? एक निरंतरता, एक सार्वभौमिकता। इसका कहने का मतलब यह है कि हम निरंतर कुछ न कुछ सीख रहे हैं, हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। अपने उद्देश्य का निर्धारित करके हम कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। और ये चाहे जहाँ रहे, ऐसा नहीं है कि आपके अपने एरिया में ही सीखे, चाहे जहाँ पर भी सीखा जा सकता है। या पूरे पृथ्वी पर चाहे जहाँ पर भी हो, जिस देश में हो, जिस एरिया में हो, वहाँ पर भी सीखते हैं। इसलिए इसको सार्वभौमिक कहा जाता है। और ये सदैव सभी जगह पर चलती रहती है। ठीक। अभी आपको हमने जो लिखा था इसको हमने समझाया, लेकिन इसके पहले हम आपको कुछ टॉपिक है उसको हम अच्छे से समझ लीजिए। अधिगम क्या है? अधिगम को और समझने के लिए आपको याद रखना है कि अधिगम एक व्यवहार में परिवर्तन है। क्या है? अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, अस्थाई परिवर्तन। अगर कोई व्यक्ति सीख रहा है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, तो वह परिवर्तन अस्थायी रूप से होना चाहिए। अस्थायी रूप से नहीं कि मतलब आप सीखा कल भूल गया, ऐसा नहीं। जो भी अधिगम हो रहा है अस्थायी रूप से व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। याद रखना, आपको ऑप्शन में अगर अस्थायी रूप से कहीं आए, अस्थायी रूप से, तो वो अधिगम नहीं है। ठीक। अस्थायी रूप से व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। एक लाइन में इसको याद रखिएगा, आपके इसमें नोट्स में नहीं है, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। याद रखना, अस्थायी रूप से व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? अधिगम है। अब इसको आप इस तरीके से, कुछ इसमें टॉपिक है इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या है? अधिगम हम कौन कौन से तरीके से कर सकते हैं? अभ्यास के थ्रू, अभ्यास के थ्रू, प्रशिक्षण के थ्रू और अनुभव के थ्रू। ये तीन चीज़ से हम अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं। अभ्यास से, प्रशिक्षण से और अनुभव से। ये तीनों चीज़ से हम अपने व्यवहार में परिवर्तन करते रहते हैं। ठीक। इतना क्लियर हुआ। अभ्यास के थ्रू हम अपने व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं, प्रशिक्षण के थ्रू अपने व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं, और मेरे पास जो अनुभव होगा उसके थ्रू हम अपने व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं। और ये परिवर्तन अस्थायी होना चाहिए। बस याद रखना, अस्थायी होना चाहिए, एक माइंड में होना चाहिए। अब इसको कैसे और चीज़ से हम समझाएं आपको। अगर कोई बीमारी आ जाती है, कोई थकान हो जाता है, कोई संवेग आवेग में कुछ हो जाते हैं, मूल प्रवृत्ति के कारण हो जाते हैं, कोई मादक पदार्थ पी लेने से, जैसे शराब है, गांजा है वगैरह, बहुत सारे जो नशे का चीज़ है उसको पी लेने से अगर हम कुछ सीखते हैं तो वो अस्थाई नहीं है, वो अस्थाई है। कोई पियक्कड़ी है, शराब पीने वाला है, आपको कुछ कह रहा है, वो कुछ वहाँ पर सीख रहा है। प्रत्येक व्यक्ति हमेशा सीख रहा है, लेकिन उसका उद्देश्य कुछ नहीं है। वो सीख रहा है लेकिन वो अस्थायी रूप से उसका व्यवहार परिवर्तन नहीं है। तो वो ये सब जो होते हैं, परिपक्वता है, मादक है, मूल प्रवृत्ति है, संवेग है, थकान है और बीमारी है, इनसे अगर हम कुछ सीख रहे हैं तो ये हमारे व्यवहार में अस्थायी रूप से परिवर्तन नहीं हो रहा है। बीमारी हुई है, कुछ सीखे हम, अब हमारी तबीयत सही हो गया, अब उससे हम जो कुछ सीखेंगे वो अस्थायी होगा हमारी लाइफ में। अब जो बीमार से है उससे हम जो सीखे वो अस्थायी रूप से हमारे लाइफ में नहीं रहेगा। ठीक। तो जो व्यवहार में हमारे अस्थायी रूप से व्यवहार परिवर्तन हो उसे हम सीखना कहते हैं। ठीक। अब नेक्स्ट है, अब इसमें आता है, अगर आपके मन में आता होगा कि सीखना भी यही है और शिक्षा क्या है, तो एक लाइन में हम अगर आपको कहें तो शिक्षा तो बहुत व्यापक टर्म है। शिक्षा बहुत व्यापक टर्म है और अधिगम एक संकुचित टर्म है, संकुचित पार्ट है। लेकिन शिक्षा हम जीवन पर्यंत सीखते हैं और इसका कोई उद्देश्य नहीं होता है शिक्षा का।
हम जो अपनी लाइफ में सीख रहे को औपचारिक शिक्षा का कुछ न कुछ उद्देश्य होगा, लेकिन अनौपचारिक शिक्षा का कुछ नहीं उद्देश्य होता है। निरौपचारिक शिक्षा का हम सोच रहे हैं कुछ न कुछ उद्देश्य होगा। इसी तरीके से जो सीखना होता है इसका कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। ठीक, जो अपनी लाइफ में हम लोग कुछ भी सीख रहे हैं तो हमारा कोई उद्देश्य होगा कि हम इसलिए सीख रहे हैं, तो ये उद्देश्य परक होता है और ये शिक्षा से संकुचित होता है। ये भी लाइफ टाइम चलता रहा, ये भी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ये भी जीवन पर्यंत चलती है, शिक्षा भी जीवन पर्यंत चलती है। ठीक, और यहाँ पर अंतर की बात करें तो हमारा जो अधिगम है ये व्यक्तिगत रूप से प्रभावित होती है ज़्यादातर, और सामाजिक रूप से थोड़ा कम प्रभावित होती है, लेकिन दोनों से प्रभावित होती है। ठीक, लेकिन व्यक्तिगत रूप से ज़्यादा प्रभावित होती है। अब देखिए इसी परिभाषा के बारे में बात करते हैं। परिभाषा क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। क्रो एंड क्रो के अनुसार परिभाषा है, आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन करना ही सीखना होता है। कोई व्यक्ति की किसी की आदत होती है, आदत क्या होती है, आदत परमानेंट होती है, सीखा जा सकता है ना। आदत हम सीखते हैं, हमारे जन्मजात ये नहीं है। हम लोग कहते हैं ना अपनी आदत बदल डालो, अर्थात हम उसको सीखते हैं, अपनी आदत को हम बदल सकते हैं, वो परमानेंट नहीं है। ठीक, अपनी आदत हम बदलते रहते। आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन करना ही सीखना है। ठीक, ये अपने आदत को हम आदत से और अपने ज्ञान में चेंज करके, अभिवृत्तियों में चेंज करके हम सीख सकते हैं। ठीक, और नेक्स्ट गेट्स के अनुसार क्या होता है, प्रशिक्षण एवं अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा, ये भी इम्पोर्टेंट है। गेट्स का भी शिक्षा भी आए चाहे अधिगम आए, अगर गेट्स क्रो एंड क्रो ऑप्शन में हैं तो ज़्यादा चांस होते हैं। और एक रास क्रो एंड गेट्स व अन्य, अगर ये तीनों लोग अगर शिक्षा में से संबंधित कोई परिभाषा पूछा जा रहा है या सीखने से कोई परिभाषा पूछा जा रहा है तो इनमें अगर ऑप्शन में आता है तो इनका संभावना कहीं ज़्यादा होती है, परिभाषा इनकी ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, पावलोव के अनुसार क्या है, पावलोव को हमने बताया था ना कि अनुकूलित जो कंडीशनिंग होता है, कंडीशनिंग के थ्रू उसके व्यवहार में क्या है, आदत का निर्माण हो जाता है। घंटी बजती है और उसके सोचते आदत बन जाती है कि हाँ घंटी बजते ही हमको खाना मिलेगा, तो आदत का निर्माण क्या, अनुकूलित क्रिया के परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण ही क्या है, सीखना है। ठीक, आगे वुडवर्थ का है। वुडवर्थ के अनुसार क्या है, वुडवर्थ के अनुसार है, नवीन ज्ञान, नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन करना ही क्या है, अधिगम है। नवीन ज्ञान, नवीन प्रक्रिया, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया, नवीन प्रक्रिया को अर्जन करना, नवीन प्रतिक्रिया को अर्जन करना, नवीन अनुक्रिया को अर्जन करना ही क्या है, अधिगम होता है। ये वुडवर्थ एक ऐसे पर्सन थे जो कि बताए हैं कि हम जो भी नया ज्ञान हम सीख रहे हैं, नया ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, नया प्रतिक्रिया कर रहे हैं, नई क्रियाकलाप करा रहे हैं, जो भी नया चीज़ हम सीख रहे हैं वो सब अधिगम के थ्रू आता है। ठीक, ये वुडवर्थ का कहना है। और थार्नडाइक का क्या कहना है, थार्नडाइक क्या कहते हैं कि ये अनुक्रिया का चयन, उत्तेजना को जोड़ने को अधिगम कहते हैं। जब मछली को देखता है, थार्नडाइक किस पर प्रयोग किया था, बिल्ली पर। बिल्ली मछली को देखती है, उसके प्रति अनुक्रिया कर रही है, अनुक्रिया बार बार करती जा रही है, लेकिन वो उस चीज़ को सीख लेती है जिसका चयन वो सटीक किया है, जिस पर वो उसका पंजा पड़ा है और दरवाज़ा खुल गया है, तो उसके प्रति वो उत्तेजित हुई है कि हाँ ये यहाँ पर दबाने से दरवाज़ा खुल गया है, तो उसको उत्तेजना को जोड़ने से अधिगम, उसी से वह क्या कर रहा है, अनुक्रिया को बार बार करते करते वह उत्तेजित हो जा रहा है और उससे सही अनुक्रिया करने लगता है, तो उसी को अधिगम कहा। कौन, थार्नडाइक ने। गिलबर्ट ने क्या कहा है, गिलफोर्ड ने व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन है, इसका भी इंपॉर्टेंट है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, अधिगम है। आप कोई व्यवहार कर रहे हैं, जो आपका व्यवहार प्रेजेंट टाइम में है, उसमें भी गलत सही जो भी है, सही प्रक्रिया अगर कर रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं, तो क्या है, व्यवहार में परिवर्तन लाएगा। तो व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, किसी के व्यवहार को देखने के बाद अपने व्यवहार में परिवर्तन कर रहे हैं, तब अधिगम है। स्किनर का क्या कहना है, स्किनर का यह है कि ये उत्तरोत्तर सामंजस्य स्थापित करना होता है, मतलब सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर हमेशा चेंजेबल, अच्छा न तो मतलब अच्छा से अच्छा सामंजस्य करने की प्रक्रिया ही सीखना है। कौन कहा, स्किनर ने कहा। और नेक्स्ट, इसमें से हम ये नहीं कहेंगे आप सभी परिभाषा याद करें, लेकिन हाँ
कम से कम 2 परिभाषा आपको इसमें याद होनी चाहिए। अगर परिभाषा का सीखने का परिभाषा लिखने को आ जाए तो आपको 2 परिभाषा आपको याद होनी चाहिए, ठीक। और पियाजे के अनुसार क्या है, सीखने का मतलब ज्ञान का अर्जन करना है, खोज करना है। खोज प्रणाली बताता है, खोज बच्चे स्वयं खोज के सीखते हैं, तो ये ज्ञान का अर्जन करना है। सीखने का मतलब ज्ञान का अर्जन करना है। और गेट से अन्य का तो मैंने बता दिया आपको, ठीक। अब नेक्स्ट इतना हुआ। अब उसके बाद आता है आपका प्रकृति, अधिगम का प्रकृति और अधिगम की विशेषताएं। इसको ध्यान से समझिएगा। यह अगर किसी भी चीज़ का, किसी भी टॉपिक का, अधिगम का हो, अभिप्रेरणा का हो, स्मृति का हो, विस्मृति का हो, किसी भी टॉपिक का हो, अगर आप प्रकृति जान जाते हैं, विशेषताएं जान जाते हैं, उससे आप बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन हल कर सकते हैं। सारा कुछ उसी से रिलेटेड होता है, ठीक। अब देखिए इसमें एक एक करके हम इसके प्रकृति के बारे में बात करते हैं। तो देखिए क्या है, पहला है क्या प्रकृति है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जीवन पर्यंत चलने वाली यह निरंतर प्रक्रिया है। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हम बताए ना, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। बस शिक्षा भी कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, हमेशा जीवन पर्यंत चलती रहती है, लेकिन यह कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लेकिन लक्ष्य को निर्धारित करता है। अगर लक्ष्य सामने रहता है तो अधिगम है, अगर लक्ष्य सामने नहीं रहता है तो हम शिक्षा कहते हैं, ठीक। उसके बाद क्या होता है, देखिए नेक्स्ट, अधिगम एक परिवर्तन है। अधिगम एक परिवर्तन है जो व्यवहार में प्रगतिशील सुधार, ऐसा व्यवहार जो कि आपके अंदर सुधार लाए, अस्थाई सुधार लाए, प्रोग्रेसिव चेंज इन बिहेवियर, ठीक। मतलब आपके व्यवहार में पॉजिटिव अच्छा कुछ आए तो उसे हम क्या कर रहे हैं, अधिगम कर रहे हैं। कुछ अच्छा चीज़ हम सीखे हैं, ऐसा नहीं कि बुरा चीज़ सीख लिए तो हम उसको करें कि हम अधिगम कर रहे हैं। अच्छा चीज़ की ही बात कर रहे हैं यहाँ पर। अधिगम के अंतर्गत अच्छी चीज़ के बारे में बात होती है, सुधार की बात करते हैं, ठीक। और यह अब वो है तो भी अधिगम, लेकिन वो अस्थायी रूप से हम नहीं उसको मानते हैं, उसको मनोवैज्ञानिकों ने उसको अधिगम नहीं माना है, ठीक। और उसके बाद है अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है, प्रत्येक जगह होता है, सभी सीखते हैं। अधिगम सार्वभौमिक पर सभी जितने भी जीव जंतु हैं सभी लोग कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, कुछ न कुछ सीखते रहते, सभी जीव सीखते रहते हैं। और यह अधिगम व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों होता है, इंडिविजुअल और सोशल दोनों होता है। खास तौर से इंडिविजुअल पर जोर देना, इंडिविजुअल और सोशल दोनों होता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से यह ज़्यादा होता है, जबकि प्रशिक्षण सामाजिक रूप से होता है, ठीक। हाँ, दोनों होता है। अब नेक्स्ट, अगर ऐसा ऑप्शन में आए कि हाँ व्यक्तिगत है या सामाजिक है, तो दोनों होता है, लेकिन अंतर लिखने को आएगा तो आप अधिगम व्यक्तिगत होता है, अधिगम व्यक्तिगत होता है, जबकि प्रशिक्षण जो होता है या शिक्षण जो होता है वो सामाजिक रूप से होता है, ठीक। ये अधिगम दोनों टाइप का होता है। और नेक्स्ट है अधिगम जो होता है सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होते हैं। सीखना उद्देश्य पूर्ण होता है। सीखना जो होता है हमेशा उद्देश्य पर्पजीव होता है, उद्देश्य होता है तभी शिक्षा होती है, सीखना होता है। जब कोई भी सीखने के लिए बारे में बात करेगा तो उसका कुछ न कुछ उद्देश्य होगा कि मैं यह चीज़ सीखूंगा, है। और शिक्षा लेने की बात करेंगे तो वह हमेशा कुछ न कुछ शिक्षा लेता रहता है, और शिक्षा और अधिगम में यही थोड़ा सा डिफरेंट होता है, याद रखना। सीखना सक्रिय और रचनात्मक होता है। जो भी अपना उद्देश्य जो बना लेंगे, जो भी आपका उद्देश्य बनाएगा उसको प्राप्त करने के लिए आप सक्रिय रूप से क्रियाकलाप करेंगे, कोई ना कोई एक्टिविटी करेंगे, जो रचनात्मक हो सकता है, जो सक्रिय रूप से हो सकता है। और सीखना विवेकपूर्ण होगा, इंसाइटफुल होगा। विवेकपूर्ण मतलब कि आप सेंस में रह करके सीखेंगे, सक्रिय रह करके सीखेंगे, ऐसा नहीं अचेतन मन में ही सीख रहे हैं, ठीक। सक्रिय रूप से कार्य करेंगे, विवेक करेंगे, तर्क वितर्क करके ही सीख सकते हैं। नेक्स्ट है अधिगम उद्दीपन और अनुक्रिया के मध्य संबंध स्थापित करने वाली एक प्रक्रिया है। RS के बारे में बात किए हैं, जो कि जितना अच्छे से बांध होगा उतना अच्छे से वह अधिगम हो सकता है। और नेक्स्ट, यह ज्ञानात्मक पहलू, भावनात्मक पहलू, क्रियात्मक पहलू। यह ज्ञानात्मक संज्ञानात्मक होता है, भावनात्मक रूप से इमोशनल भी होता है, क्रियात्मक में फंक्शनल भी होता है, ठीक। तो तीनों पक्ष का विकास होता है। कौन ज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक किससे संबंधित है? ब्लूम टेक्सोनॉमी से है, ये पढ़ेंगे बाद में, ठीक। नेक्स्ट,
अधिगम समायोजन की प्रक्रिया है, सबसे बढ़िया ये है। अधिगम क्या है? एडजस्टमेंट प्रोसेस है। अधिगम का मतलब होता है कि कहीं भी परिस्थिति में जाओ, अपने आप को समायोजन जितना अच्छे से कर लेते हैं उतना अच्छे से आप समय सीख पाते हैं। आप सीखने के वजह समायोजन, देखो शिक्षा भी है, अधिगम भी है, बुद्धि भी है। समायोजन की एक प्रक्रिया होती है जहाँ एक दूसरे से सभी लोग अंतर संबंधित है, ठीक। और उसके बाद क्या है? सीखना समस्या समाधान प्रक्रिया तथा आवश्यकता की पूर्ति करने वाली है। सीखना क्या है? किसी समस्या का समाधान कर पा रहे हैं तो हम सीख पा रहे हैं, तो उसकी पूर्ति हो पा रही है तो हम सीख पा रहे हैं। अगर उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही, समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है तो हम नहीं सीख पा रहे हैं, यही कह सकते हैं, ठीक। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हम कर पा रहे हैं तो हम वो क्या है? ये सीखने के अंतर्गत आता है, ठीक। नेक्स्ट, अधिगम स्थानांतरण है। अधिगम का स्थानांतरण ट्रांसफ़र होता है। भाई अभी आगे आगे इसके बारे में हम बात करेंगे। अधिगम का स्थानांतरण होता है। अधिगम प्रक्रिया है, न कि परिणाम। अधिगम क्या है? हमारा एक प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। जो हमारा परिणाम आया है वो प्रोसेस के थ्रू आया है, ठीक है। तो इसको थोड़ा माइंड में रखिए, ये एक प्रक्रिया है जो कंटिन्यूस चलती रहती है और प्रोडक्ट तो अपना रिजल्ट आता रहता है, ठीक। सीखना नया कार्य करना है। सीखना क्या है? हमेशा नया कार्य करना है। सीख लिए हैं तो हम क्या सीख रहे हैं? हमेशा अपने व्यवहार में कुछ न कुछ परिवर्तन करने के लिए हम कुछ न कुछ नया कार्य कर रहे हैं, तभी हम सीख पा रहे हैं। सीखना क्या है? अनुभव का संगठन है। जो हम पूर्व में जो हमारा अनुभव है उसमें हम कुछ न कुछ जोड़ रहे हैं, संगठित कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तभी कुछ न कुछ नया व्यवहार आएगा। तो इसी का अनुभव का संगठन होता है, इसलिए इसको कहा गया अनुभव का संगठन है। नेक्स्ट, अधिगम में सदैव अनुभव शामिल होता है। इसमें हमने अभी जस्ट किया अधिगम अनुभव का संगठन है, ये भी हमने किया। अधिगम को शिक्षा मनोविज्ञान ने हार्ट कहा। अधिगम को क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान का हार्ट कहा जाता है। अधिगम शिक्षा के क्षेत्र में विशेष स्थान है क्योंकि यह शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य सीखना होता है, ठीक। सीखना एक शिक्षा मनोविज्ञान का एक हार्ट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका बहुत विशेष महत्व है। इसी से हम कुछ सीख सकते हैं। और यह सर्वप्रथम जो शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य होता है कि बच्चों में सिखाना है, इसलिए इसको हार्ट कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अब ये क्या चीज़ है? अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक का मतलब होता है कि आप किस तरीके से सीख रहे हैं, अधिगम कर रहे हैं, वह कब अच्छे से सीखेंगे, कब अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। कौन कौन सा कारक है, कौन कौन सा फैक्टर्स है जो अधिगम को सीखने में प्रभावित करता है या बाधा उत्पन्न करता है या उसको सपोर्ट करता है सीखने में, वही कारक को हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक में या तो हम यह कह सकते हैं कि अधिगम को सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन करता है। तो यहाँ पर आपको याद होना चाहिए कि अधिगम को अभिप्रेरणा सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। अभिप्रेरणा एक ऐसी चीज़ होती है जो कि अगर अभिप्रेरित व्यक्ति है तो वह अपने अंदर से अभिप्रेरित हो रहा है, तो वह ऐसा कोई भी काम नहीं है जो वह ना कर पाए अभिप्रेरणा के थ्रू। इसलिए स्किनर ने अभिप्रेरणा को सीखने का राजमार्ग कहा है। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कथन कि स्किनर ने इसे सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग कहा। यानी स्किनर ने सीखने का राजमार्ग किसको कहा? अभिप्रेरणा को। ये माइंड में रखे रहिए कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभिप्रेरणा से ही व्यक्ति अपने अनुशासन को बना सकता है, अपनी ध्यान को केंद्रित कर सकता है, अपनी रुचि उत्पन्न कर सकता है, अपने व्यवहार को चेंज कर सकता है। अभिप्रेरणा से कैसे अगर आप लोग को हम चाहे जितना कहें समझाएं, लेकिन कोनो मतलब नहीं है जब तक कि आप अंदर से अपने वो इच्छा नहीं जागृत हो गए, वो अंदर से मोटिवेट नहीं होगा, वो प्रेरित नहीं होगा, वो चालक उत्पन्न नहीं होगा कि मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है। अगर इस चीज़ की आवश्यकता है, किसी भी टॉपिक को ले लो या किसी भी टीचिंग को ले लो, इस चीज़ की आवश्यकता है, टीचिंग की है, मुझे टीचर बनना है, आप अंदर से प्रभावित होंगे, अंदर से अभिप्रेरित होंगे तो आपका व्यवहार टीचिंग फील्ड में आएगा और इससे संबंधित जो भी घटनाएं घटित होगी आप उस पर ध्यान देंगे। तो यह ध्यान केंद्रित करने का एक प्रक्रिया होता है। मानसिक विकास में रुचि, और उसमें आप ऑटोमेटिक उसकी रुचि उत्पन्न होती जाती है। रुचि तो हम लोग केंद्रित वो अर्जित करते हैं, हमारी रुचि चेंजेबल होती है, चेंज होती रहती है।
अब क्या होता है, रुचि उत्पन्न हो जाएगी और अनुशासन भी होने, अनुशासित भी होगी, आत्मानुशासन होते हैं, क्या गलत है क्या सही है, क्लास में कैसे रहना चाहिए, आप खुद इसको करेंगे। यहाँ क्लास पर डिस्टरबेंस ना हो ऐसे सारे व्यवहार आप लोग करेंगे। क्यों? क्योंकि आप सीखना चाहेंगे और शीघ्र ही अधिगम उपयोगी होता है, अच्छे से सीख लेते हैं। अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा एक ऐसा राजमार्ग है जो सीखने के लिए हमें प्रेरित करता है, सीखने के लिए हमें प्रोत्साहित करता है। हमें सर्वश्रेष्ठ, अगर राजमार्ग की बात करें, सर्वश्रेष्ठ रास्ता है सिखाने के लिए तो अभिप्रेरित है, अभिप्रेरणा है। ठीक, इतना हुआ, एक फैक्टर्स हुआ। आप इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, ये अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। और नेक्स्ट टॉपिक होता है आपका इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति क्या होती है? ये भी अभिप्रेरणा से ही संबंधित होता है। इसमें क्या होता है कि अंदर से जो थार्नडाइक का नियम था कि तत्परता का नियम, तो उसी तरह से यहाँ पर भी है। अपनी व्हील पावर, आपके अंदर जो एक शक्ति है, अभिप्रेरणा के बाद अगर सर्वाधिक प्रभावित होता है तो व्हील पावर, अपनी इच्छा शक्ति। अगर आपकी इच्छा नहीं है कुछ सीखने की तो हम चाहे जितना प्रेरित कर ले, आप खुद से चाहे जितना प्रेरित हो जाए, लेकिन आपके अंदर से इच्छा नहीं हो रही है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इच्छा बहुत ज़रूरी होता है। अभिप्रेरणा के बाद अगर कोनो चीज़ प्रभावित करने वाला है तो इच्छा शक्ति है। ठीक, अब उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक है आपका शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। अरस्तु का एक कोटेशन बहुत बढ़िया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अगर शरीर स्वस्थ है तो मस्तिष्क का भी स्वस्थ होगा, उसमें जो भी ज्ञान करें उसका अच्छा सा उसको आप प्रतिपादित कर पाएंगे, उसको आप एक्सप्लेन कर पाएंगे, अच्छे उसको अच्छे से सीख पाएंगे। तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। किसका कथन है? तो अरस्तु का कथन है, ये अपने माइंड में रखना। अगर हेल्थ सही है, शरीर अगर सही है तो आपको हम कुछ भी सिखाएंगे वो सीखेंगे। और नेक्स्ट यही टॉपिक है, लेकिन इसको एक्सप्लेन करते हुए हम देखिए क्या है इसमें अंदर लिखा हुआ है कि शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। मैंने अभी कोटेशन दिया अरस्तु का, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अगर आपका हेल्थ खराब है, मस्तिष्क खराब है, शरीर डैमेज चल रहा है, फीवर हो रहा है, या कुछ भी ऐसा है कि जो आप क्लास में या कहीं पर भी सीखने के लिए सीखने पर आप प्रभावित नहीं हो पा रहा है, या सीखने का मन नहीं कर रहा है, या शरीर साथ नहीं दे रहा है, तब क्या करेंगे? उस टाइम पर आपको सीखने में समस्या आएगी। तो इसमें देखिए लिखा क्या है कि जो विद्यार्थी शारीरिक और मानसिक दृष्टि से स्वस्थ होते हैं उनमें सीखने में रुचि लेते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्वस्थ है तो शारीरिक रूप से और मस्तिष्क रूप से, दोनों से रूप से स्वस्थ रहते हैं तो रुचि लेकर के वो सीखेंगे। वहीं इसके विपरीत की बात करें तो क्या करेंगे? इसके विपरीत, अगर वह स्वस्थ नहीं है तो पीड़ित रहेंगे, तो सीखने में उसका अच्छा से रुचि हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, और उनके अधिगम की गति बहुत धीमी हो जाएगी, स्लो हो जाएगा, उसमें पठार उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है वातावरण का। वातावरण का कैसे? वातावरण एक ऐसा प्रोसेस है जो अधिगम को बहुत अच्छे से प्रभावित करता है। जैसे आपका वातावरण क्लास का वातावरण हो सकता है, घर का वातावरण हो सकता है, विद्यालय का वातावरण हो सकता है, समुदाय का वातावरण हो सकता है। जैसा समुदाय रहेगा, जैसा परिवार रहेगा, उस हिसाब से बच्चे उसकी शिक्षा लेते रहते हैं, उसको अधिगम को प्रभावित करता है। जो आप व्यवहार करेंगे बच्चों के साथ तो वही चीज़ वो सीख रहे हैं। अच्छा व्यवहार करेंगे तो अच्छा चीज़ सीखेंगे, बुरा व्यवहार करेंगे वो भी आपके साथ बुरा करेंगे। तो देखिए इसमें लिखा क्या है कि अधिगम और वातावरण के बीच निकट संबंध है। बालक का परिवार, समुदाय, विद्यालय सभी अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करता है। क्या है? विद्यालय, परिवार, समुदाय सभी अधिगम को प्रभावित करता है। जैसा समाज रहेगा, जैसा विद्यालय रहेगा, जैसा परिवार रहेगा, उसी हिसाब से वह सीखने के लिए प्रेरित होंगे। ठीक, अब नेक्स्ट है अगर सक्रिय, इसमें आगे लिखा सीखने की क्रिया कक्षा के अंदर बल्कि बाहर, यानी कक्षा के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी शांत वातावरण होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर शांत वातावरण रहेगा तो सीखने में वह प्रभावित करेगा। सीखने के लिए जो भी वो सीखना चाह रहा है अपना कंसंट्रेट होकर के सीखेगा। और दूषित वातावरण का मतलब होता है कि जो आपको सीखने में बाधा उत्पन्न कर रहा है, शोरगुल हो रहा है, गंदा समाज है, कमेंट करने वाले हैं, बहुत सारा ऐसा कि सपोर्ट करना चाहिए समाज को कि वातावरण ऐसा होना चाहिए कि बच्चे जब कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसको सपोर्ट करना चाहिए कि चलो ठीक है तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन समाज ऐसा नहीं होता है।
तो वातावरण का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है बच्चे के ऊपर कि वो कैसा समाज होता है, उस हिसाब से उनकी थिंकिंग बन जाती है, वही चीज़ वो सीख लेते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका शारीरिक और मानसिक थकान। इसमें ये भी है वही चीज़ है, लेकिन शारीरिक रूप से अगर आप थके हुए, मानसिक रूप से थके हुए, तो आप कुछ सीखेंगे, सीखने की इच्छा ही नहीं होगी। आपको क्लास में अगर प्रथम, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ हैं, अगर क्लास की बात करें, पीरियड की बात करें, तो आप अच्छे से सीख पाएंगे। वहीं 5, 6, 7, 8 ये सब क्लास में आप लोग अच्छे से नहीं सीख पाते हैं। यही कारण होता है कि प्रथम पीरियड में या द्वितीय पीरियड में, ये लंच के पहले जो भी साइंस होता है, मैथ होता है, जो कठिन सब्जेक्ट होते हैं उसको रखा जाता है, क्योंकि वो बच्चे को उधर सीखने में आसानी हो, क्योंकि उसमें रुचि लग सके और थकान नहीं होता है, इसलिए वो सीख सके। और इधर आगे थोड़ा सरल विषय रखा जाता है, क्योंकि अगर थके हुए हो तब भी उसको मैनेज किया जा सके। इसमें देखिए लिखा क्या है, बालकों के शरीर दोष एवं मानसिक दोष भी सीखने को प्रभावित करती है। शारीरिक दोष है, मानसिक दोष है, थकान है, तो सीखने को बहुत सारा प्रभावित करता है। शारीरिक और मानसिक रूप से अगर कमज़ोर व्यक्ति है तो वो पीछे हो जाएगा, इसके गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। उसके शारीरिक और मानसिक रूप से अगर वो समस्याग्रस्त है तो उसको सीखने में समस्या उत्पन्न हो जाएगी। ठीक, और वो सीख नहीं पाएगा, उससे समस्या उत्पन्न हो जाएगी। और सीखने के लिए उसको प्रोत्साहित करना पड़ेगा, और अगर वह अंदर से स्ट्रांग है तो खुद से मोटिवेट हो सकता है देख करके के। ठीक, अब उसके बाद यही नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है कि अधिगम और परिपक्वता में क्या अंतर है। अंतर अब अधिगम समझ में आ गया होगा, पढ़ाया गया। अधिगम एक वातावरणीय होता है, परिपक्वता क्या होता है, आनुवंशिकी होता है। ये चीज़ आपको मन में रखना है। एक लाइन में अधिगम हम सीख रहे हैं, हम अर्जन कर रहे हैं, लेकिन परिपक्वता के लिए हमारा कोई योगदान नहीं होता है। ये हमारे मम्मी पापा के योगदान है, आनुवंशिकी है। जैसे हमारे मम्मी पापा रहेंगे वैसे हमको भी होना है। ठीक, फिजिकली रूप से, शारीरिक रूप से। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इसके अंतर को हम समझते हैं। देखिए यहाँ पहला पॉइंट है आपका अधिगम का कि यह वातावरण पर आधारित होता है। कौन? अधिगम। अधिगम वातावरण पर आधारित है। हमने बताया कि वह वातावरण पर आधारित, जैसा वातावरण रहेगा वैसे वो व्यक्ति अधिगम करेगा, वही चीज़ वो सीखेगा जैसा उसका वातावरण है। जबकि परिपक्वता क्या है? आनुवंशिकी पर आधारित है। आनुवंशिकी मतलब होता है जो हमारे मम्मी पापा के थ्रू हमको गुण मिले हैं, कुछ हमारे मम्मी पापा के थ्रू हमको एक कैरेक्टर्स मिले हैं, उस पर आधारित है। आनुवंशिकी जीन पर आधारित होती है। जो हमारे मम्मी पापा के थ्रू कैरेक्टर्स मिलते हैं उस पर हमारे इसमें कोई हाथ नहीं होता है, हम इसको अर्जित नहीं कर पाते हैं, जबकि ये अर्जित किया जाता है। ठीक, अधिगम नियोजित प्रक्रिया है। यह क्या, हम इसमें नियोजन कर सकते हैं, अपने आधार पर हम इसको चयन कर सकते हैं, हम क्या सीखे क्या ना सीखे इसको हम चयन कर सकते हैं। जबकि इसमें परिपक्वता में आप अपने आधार पर कुछ नहीं कर सकते हैं। यह स्व चलने वाली प्रक्रिया होती है, अपने से ही स्व जैसा है डेवलप हो रहा है शरीर उसी हिसाब से यह स्वयं चलती रहती है। ठीक, और नेक्स्ट टॉपिक आपका है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि परिपक्वता क्या है? अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर हम कुछ ना कुछ लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। इसके विपरीत परिपक्वता एक लिमिट टाइम तक होता है, 20 वर्ष से 25 वर्ष तक शरीर पूर्ण विकसित हो जाता है। यहाँ तक कि हम बोलते हैं कि 18 वर्ष से 20 वर्ष तक हमारा शरीर पूर्ण डेवलप हो जाता है, हमारा परिपक्व हो जाता है। ये शारीरिक रूप से यानी हमारा शरीर पूर्ण डेवलप हो गया है। लेकिन अभी ये निरंतरता अधिगम पूरे लाइफ टाइम हम सीखते रहते हैं, लेकिन उसके बाद हमारा शरीर डेवलप नहीं होगा। 20 साल 25 साल के बाद हमारा शरीर उसके बाद डेवलप नहीं होता है। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक है अधिगम के लिए अभ्यास की आवश्यकता। जितना अभ्यास करेंगे उतने अच्छे से आप अधिगम कर लेते हैं। यहाँ पर अभ्यास की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि अभ्यास करके आप अपने जीन को या अपने कैरेक्टर्स को चेंज कर देंगे। हाँ, बॉडी मसल जरूर बना सकते हैं, जो स्ट्रक्चर है थोड़ा बॉडी मसल उसको अभ्यास के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू जरूर बना सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका अधिगम पर अभिप्रेरणा का प्रभाव पड़ता है। अगर आपको अभिप्रेरित किया जाए, आप खुद से अभिप्रेरित हो तो आप अच्छे से सीख सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं जो भी आपको उचित लगे। लेकिन यहाँ पर हम चाहे जितना मोटिवेट किया जाए, अभिप्रेरणा दिया जाए, लेकिन आपके शरीर में कोई भी बनावट नहीं आएगी, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, इस पर अभिप्रेरणा का, परिपक्वता पर अभिप्रेरणा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक होता है आपका अधिगम जो होता है व्यक्तिगत रूप से होता है।
व्यक्तिगत रूप से होता है और यह सामान्य प्रक्रिया है। सामान्य प्रक्रिया। परिपक्वता क्या है? परिपक्वता क्या है? ये एक सामान्य प्रक्रिया है, अपने समय पर, अपने टाइम पर वो धीरे धीरे करके चलती रहती, एक समय के बाद रुक जाती है। यह व्यक्तिगत प्रक्रिया है। जैसा वह व्यक्ति चाह रहा है वो अपने आप को सीख सकता है, वो खुद अपने लिए सीख रहा है। ठीक। और अधिगम मानसिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, जबकि परिपक्वता क्या है? शारीरिक रूप से है। अधिगम जो आपका मस्तिष्क होगा, आपका जो व्यवहार होगा, आपका जो मनोवैज्ञानिक विचार होगा, उसी हिसाब से आप अधिगम को प्रभावित करते हुए सीखेंगे। और यहाँ पर आपका शरीर किस तरह से डेवलप हो रहा है इसी पर डिपेंड करेगा। एक लाइन में अगर देखा जाए तो परिपक्वता जो होता है हमारे शरीर को बना रहा है, और अधिगम जो है हमारे वातावरण से लेकर के सीख रहे हैं। परिपक्वता जो है अपना अनुवांशिकी है, जबकि अधिगम वातावरणीय है। ठीक, इतना हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अब नेक्स्ट वीडियो में। क्यों? क्योंकि अधिगम को प्रभावित करने वाले जो शक्तिशाली प्रभावशाली विधियां हैं उसको हम देखेंगे। ठीक है, ओके।